आहार विहार सेवी समीक्षकारी विषये स्वसप्तः दाता समः सत्यपरः क्षमावान् आप्तोपसेवी च भवत्यरोगः। मतिर्वचः कर्म सुखानुबन्धी सत्वं विधेयं विशदा च बुद्धिः ज्ञानं तपः तत्परता च योगे यस्यास्ति तं नानुतपन्ति रोगाः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हमारी परंपरा में जितने भी खाद्य पदार्थ हैं एक तरह से वह औषधीय गुणों से भरपूर हैं। इस बात को प्राचीन काल में ही ऋषियों ने हमें बता दिया था। आज आधुनिक ज़माने में बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं, अनुसंधान हो रहे हैं, उसके बाद में लोगों को ये पता चल रहा है कि खाद्य पदार्थ के अंदर में बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो हमारे जीवन को, जो हमारी बीमारी हैं, शरीर के अंदर जो विकृतियां हैं उसको दूर करने में सक्षम हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं अभी इस गाजर के संदर्भ में। गाजर की जो प्रशंसा है हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में हजारों वर्ष पहले ही की गई थी। आप देख रहे हैं जहाँ मैं बैठा हूँ गाजर का खेत है। हालांकि जो गाजर की जो मूल होती है जिसको हम गाजर के नाम से जानते हैं, जिसका हम सेवन करते हैं, ये एक तना है, इसका तैयार हो रहा है ये पूरा पौधा, इसके अंदर फूल आने शुरू हो गए हैं। इससे पहले ही गाजर का प्रयोग किया जाता है। यानी गाजर प्रयोग करने के लिए उपयुक्त तब रहता है जब इसके अंदर ये डंठल नहीं आता है। ऊपर की तरफ डंठल शुरू होने के बाद गाजर या मूली दोनों ही बातें, क्योंकि हमारे शहरों में बसने वाले विशेष करके आधुनिक पीढ़ी के जो लोग हैं वो लोग इस बात को कम जानते हैं। तो उनको भी यह जानना ज़रूरी है कि हमारे खेत खलिहान में या हमारी जो साग सब्जियां हैं, वनस्पतियां हैं, उनके विषय में थोड़ी सी जानकारी होने से बहुत ही अच्छा रहता है। तो मैं आपको आज एक जानकारी दे रहा हूँ। जिस गाजर का सेवन आप बड़े ही स्वाद से करते हैं उस विषय में अभी हम बताएंगे, क्योंकि जो कच्चा गाजर होता है वही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। जब ये पूरा बड़ा हो जाता है, जैसे कि अभी आप खेत में देख रहे हैं चारों तरफ, तो उस समय पर यह खाने के लिए थोड़ा उतना स्वादिष्ट और गुणकारी नहीं रह जाता है। हालांकि जो इसके बीज हैं, इसके फूल हैं, इसकी पत्तियां हैं, इनको भी हम औषधि के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको बता रहा था कि गाजर वास्तव में बहुत ही गुणकारी है और हमारे पूरे देश के अंदर कच्चा या पकी हुई सब्जी के रूप में या जूस के रूप में हम ज़रूर सेवन करते हैं। तो आइए थोड़ा सा हम समझते हैं कि आयुर्वेद क्या कहता है इस गाजर के संदर्भ में। आयुर्वेदकार हमारे ऋषि कहते हैं कि जो गाजर होता है, गाजरम मधुरम रुच्यम, गाजर जो है वो मधुर होता है, वो रुचिकार होता है। मधुर, इसकी मधुरता, यह स्वादिष्ट है और इससे भोजन की रुचि भी बढ़ती है। हमारे डाइजेशन सिस्टम है वह भी ठीक होता है। किंचित कटु कफापहम, थोड़ा सा हल्का सा कसैलापन, परंतु फिर भी कफापहम, कफ को हरने वाला है, कफ को निवारण करने वाला है। थोड़ा सा कटुपन होने की वजह से वह कफ का भी निवारण करता है। बहुत ही लाभकारी है, गुणकारी है। और कहा गाजर जो है कृमि शूलग्नम दाह पित्त त्रिषा, कृमि और शूल
यानी पेट के कीड़ों के लिए भी गाजर बहुत ही लाभकारी है। बहुत सारी औषधियों की चर्चा की जाती है, परंतु गाजर अत्यंत कृतज्ञ आयुर्वेद में माना गया है। हम बात करते हैं पेट के कीड़ों के लिए, यदि गाजर का जूस नियमित रूप से पीते हैं या गाजर की सब्जी खाते हैं तो पेट के कीड़े होते हैं वह भी समाप्त हो जाते हैं। बच्चों को या बड़ों को, उनके लिए भी यह गाजर बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही लाभकारी है। तो सीजन में गाजर का सेवन भी हमें अधिक से अधिक कर लेना चाहिए। ज़्यादा घी आदि या तेल आदि से बिना तले हुए गाजर की सब्जी बना करके हमें सेवन करना चाहिए। और रक्त पित्त और अर्श के लिए भी, ग्रहणी के लिए भी आयुर्वेद में इसका वर्णन है। रक्त पित्त है, अर्श है, ग्रहणी है। हालांकि जो पाइल्स के रोगी हैं उन लोगों को भी गाजर की सब्जी से लाभ होता है, उसमें सहयोग मिलता है। और जिन लोगों को कोलाइटिस है या कोलाइटिस एमोबाइसिस जैसी बीमारी है उन लोगों को भी गाजर की सब्जी अत्यंत लाभकारी होती है, उनको भी गाजर का सेवन करना चाहिए। और वास्तव में गाजर बहुत महंगी चीज़ नहीं है। देश के अंदर सभी गरीब से लेकर के अमीर तक हर व्यक्ति सेवन कर सकता है। जिनको किसी भी तरह से रक्त की कमी है, जो एनीमिक हैं या जिनका डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं है, वो ताज़ा गाजर का रस निकाल करके भी नियमित रूप से पी सकते हैं। बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही लाभकारी है, जिससे रक्त की वृद्धि होती है। जो एनीमिक हैं यह एनीमिया को दूर करता है। इसके अंदर ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिससे कि हमारा जो शरीर है, हमारा जो शरीर का सिस्टम है वह ठीक होता है। और दूसरी बात है कि गाजर का जो मुरब्बा है वो भी बहुत ही लाभकारी होता है। गाजर का मुरब्बा भी हमारे देश में बनाया जाता है और इसके अतिरिक्त गाजर का अचार भी यहाँ पर खाया जाता है। जो मुरब्बा बनाते हैं हमारी माताएं बहनें उनको तो पता है, पर मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ कि आपको, यदि आप गाजर के मुरब्बे का सेवन करते हैं दूध में शहद डाल करके और उसके साथ में यदि आप गाजर का मुरब्बे का सेवन करते हैं तो अलग से किसी भी तरह की कोई भी पौष्टिक टॉनिक लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप बहुत ताकत देने वाले 2, 4, 10 कैप्सूल आप कई दिन खाइए और उसके बाद आप देखिए कि आपके शरीर में क्या फ़र्क पड़ता है। और गाजर का यदि आप मुरब्बा बना करके, गाजर की कैंडी बना करके यदि आप खाते हैं तो आप देखेंगे कि 4-5-6 दिन में ही बहुत ही ज़्यादा जो आपकी जो शरीर की शक्ति है वो बढ़ने लगेगी, जिससे देह की शक्ति बढ़ती है। और जिन लोगों को प्रमेह है, प्रदर है, उसमें भी गाजर का रस बहुत ही उपकारी होता है। और गाजर के रस में थोड़ा सा, जैसे सर्दी के मौसम में थोड़ा सा आंवला मिला करके ले लें, पुदीना तुलसी का पत्ता डाल लें तो वो और भी बहुत ही गुणकारी हो जाता है, वो बहुत ही अच्छा है। तो इसके लिए भी आप इसका सेवन करिए। किसी भी तरह की कमजोरी के लिए गाजर का मुरब्बा बना करके सेवन करना भी आपके पुरुषत्व को बढ़ाता है, आपके पौरुष को बढ़ाता है, आपकी यौन दुर्बलता को दूर करता है। यह गाजर बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है। यदि आप गाजर का बिना ज़्यादा मसाले डाले हुए अचार के रूप में भी यदि आप सेवन करते हैं तो उससे भूख बढ़ती है, डाइजेशन सिस्टम ठीक होता है। परंतु अचार अधिक मात्रा में सेवन कभी भी करना उचित नहीं है, इसका हम सबको ध्यान रखना है। यूरोप के अंदर पीलिया के रोगियों को गाजर विशेष करके खिलाया जाता है। परंपरागत रूप से यूरोप के अंदर गाजर को एक पीलिया की औषधि मानी जाती है। हमारे यहाँ भी पीलिया के लिए आप, जिनको पीलिया है, जॉन्डिस है, उसको भी आप गाजर का रस पिला सकते हैं। यदि गाजर का रस नियमित रूप से पीते हैं तो बहुत ही लाभकारी होता है। और आंतों के कीड़ों के लिए जैसे मैंने बात की, उन लोगों को भी आप गाजर का रस पिला करके या गाजर की सब्ज़ी खिला करके आंतों के कीड़े आदि को भी आप दूर कर सकते हैं। और गाजर ही नहीं, अभी तो गाजर का जैसे ये पत्तियां हैं, ये पत्तियां भी जिसको फोड़े हो, इसको पीस करके यदि पुलटिस बांध दिया जाए तो उससे फोड़ा पक जाता है। और किसी भी तरह की कोई भी जैसे दर्द है, सूजन है, आप उसमें भी इस पुलटिस को बांध सकते हैं, गाजर के पत्तियों को। यह बहुत ही लाभकारी है। और जिन लोगों को साइनस की प्रॉब्लम है, माइग्रेन की परेशानी है, जिनको सर में दर्द रहता है, उनके लिए भी यह गाजर बहुत ही उपकारी है। गाजर की पत्तियों को आप ले लें, इसको हल्का सा सेक लें, फिर इसके बाद हाथ से या इमाम जस्ते में या किसी तरह से इसका रस निकाल करके 4-4 बूंद रस यदि आप नाक में डालते हैं तो आप देखेंगे कितना भी पुराना माइग्रेन हो, कितना भी भयानक सर दर्द हो, उसमें भी तुरंत लाभ हो जाता है
और साइनस की जो प्रॉब्लम है वह दूर हो जाती है। यह जो गाजर जिसका आप सब्ज़ी में प्रयोग करते हैं, मेरी माताएं बहनें जब रसोई में काम करती हैं तो थोड़ा सा कट जाता है तो कभी या जल जाता है। उस स्थिति में विशेष करके जब जल जाता है उस समय पर वो आलू को काट करके लगाती तो हैं, हल्दी को भी लगाया जा सकता है। इसी तरह से यदि गाजर को उस जले हुए स्थान पर लगा दिया जाए तो तुरंत जलन से मुक्ति मिल जाती है। यदि उसको बारीक घिस करके लगा दें तो तुरंत जो फोला पड़ना है वो नहीं पड़ेगा, जो जलन है, जो दाह है, उससे एकदम शांति मिल जाएगी। और जिन लोगों को जो सूजन है शरीर के अंदर, यदि थोड़ा सा गाजर को उबाल करके उसमें नमक डाल करके यदि उस जगह पर पुलटिस बांधते हैं तो उससे भी जो सूजन है उसमें तुरंत लाभ हो जाता है। जिनका स्प्लीन या लीवर बढ़ा हुआ हो उनको भी गाजर का सेवन कराया जा सकता है। बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है यह गाजर। तो ये सब्जी के रूप में ही नहीं, आज से मैं समझता हूँ कि हमारे पूरे देशवासी, हमारे भाई बहन, मेरी माताएं बहनें गाजर को निश्चित रूप से औषधि के रूप में भी आप इसको पहचान पाएंगे। अब बात करते हैं हमने बात की इसकी मूल की, पत्तियों की। इसके अंदर आने वाला जो फूल है, ये जैसे आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर फूल गाजर में आता है और इस फूल में से आप इसमें बीज तैयार हो जाएगा। तो आयुर्वेद में एक बहुत ही सुप्रसिद्ध औषधि है जिसको हम लोग बोलते हैं रजः प्रवर्तनी वटी। जो माताएं बहनों को पीरियड्स की जो प्रॉब्लम होती है, समय पर पीरियड नहीं होता है या पीरियड के समय बहुत दर्द होता है, उसमें यह जो डाला जाता है, जो औषधि बनाते हैं हम, उनमें से एक प्रमुख द्रव्य यह गाजर के बीज भी हैं। तो उससे हमने देखा कि जो असमय में जिन माताओं बहनों को पीरियड में परेशानी है, हालांकि गाजर की सब्ज़ी नियमित रूप से सेवन करने से भी मासिक धर्म काफ़ी ठीक हो जाता है। और जिनको मासिक धर्म की परेशानी है, जिन माताओं बहनों को पीरियड के समय पर दर्द होता है, उनको गाजर की सब्ज़ी का ज़्यादा सेवन करना चाहिए। उससे पीरियड्स आदि की जो समस्या है, वो जो हार्मोन्स की गड़बड़ी है, वो भी काफ़ी ठीक हो जाता है। तो ये कितना हार्मोन्स के लिए, कितना पीरियड्स के लिए लाभकारी है, ये तो सही मात्रा में तो एक अनुसंधान का विषय है, पर यह निर्विवाद है कि उसमें निश्चित रूप से लाभ होता है। तो इसके जो बीज हैं, तो इस बीजों से बना हुआ, जैसा मैंने बताया कि रजः प्रवर्तनी वटी, यदि प्रातः सायं 2-2 गोली माताएं बहनें सेवन करती हैं तो उससे निश्चित रूप से जो पीरियड संबंधी परेशानी है वो दूर हो जाती है। ये तो ज़रूरी है कि आप अपनी दिनचर्या को ठीक करें, अपने आहार को ठीक करें और फिर अपने विचार को भी ठीक करें। देखिए, कभी भी ऐसे लोगों का, ऐसे स्थान का, ऐसे साहित्य का हमें संग नहीं करना चाहिए। हमारे विचार कैसे बनते हैं ये हम सब जानते हैं। दुनिया के अंदर जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जिनके संग में हम रहते हैं, जिस तरह के माहौल में हम अपने जीवन को चलाते हैं, उन्हीं चीज़ों से हमारा जीवन बनता है। उसी तरह के जो प्रभाव हैं, उसी तरह के विचार हैं हमारे जीवन में आते हैं। तो इसके लिए भी हम ध्यान रखें। हमारी संस्कृति सावधानी की बात ज़्यादा करती है। दुर्घटना होने के बाद, एक्सीडेंट होने के बाद हम उसके समाधान ढूंढें। इससे अच्छा ये है कि हम अपने जीवन को बड़ी सावधानी से, बड़े विचारपूर्वक चलाएं। ये बहुत ज़रूरी है। तो इसके साथ साथ में इन वनस्पतियों के द्वारा, इन काष्ठौषधियों के द्वारा, इन साग सब्जियों के द्वारा हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं, हम निरोग रख सकते हैं, हम अपने आप को निरामय बना सकते हैं। तो इसका प्रयोग हम ज़रूर करें। तो रज प्रवर्तनी के द्वारा माताओं बहनों की जो परेशानी है वह दूर हो जाती है। जो गर्भिणी माताएं बहनें हैं, मतलब बच्चा होने के बाद में जो गर्भ संबंधी यदि कोई विकार रह गया हो, अंदर कोई बीमारी रह गई हो, सूजन हो, तो गाजर का बीज ला करके आप थोड़ा सा यदि उसमें अजवाइन डाल दें, गाजर के बीज, अजवाइन, और इसको उबाल करके यदि आप सुबह शाम पिला देते हैं माताओं बहनों को, जो गर्भ संबंधी यदि कोई विकार रह गया हो, अंदर कोई बीमारी रह गई हो, सूजन हो, तो वह भी दूर हो जाता है। और जिन लोगों को किडनी की परेशानी हो, किडनी रोगों में भी किसी भी तरह के औषधि ले रहे हों, तो गाजर का बीज मिला करके लेने से किडनी में भी लाभ हो जाता है। और यदि आप उसमें थोड़ी भी मात्रा में गाजर के बीज और धनिया को मिला करके सेवन करते हैं तो वह मूत्रल भी है, इससे पेशाब भी ठीक होता है। तो चाहे वह स्त्री रोग हैं, चाहे पुरुषों के रोग हैं, दोनों ही स्थिति में गाजर के बीज का आप सेवन कर सकते हैं। और जिनको पेट का अफारा है, जो गैस्ट्रिक ट्रबल है, यदि आप गाजर का बीज और अजवाइन और थोड़ा सा जीरा
तीनों चीज़ को हल्का सा भून करके पाउडर करके उसमें थोड़ा चाहें तो आप सेंधा नमक भी मिला सकते हैं। उसका यदि आप सुबह शाम सेवन करते हैं, इससे जो पेट का अफारा है, जो गैस्ट्रिक ट्रबल है, जो एक इंडाइजेशन है, वह सब भी इससे ठीक हो जाएगा। पेट की इंडाइजेशन के लिए, गैस के लिए भी आप गाजर के बीज का सेवन कर सकते हैं। और कमजोरी के लिए तो आप जानते ही हैं कि गाजर का पाक और गाजर का हलवा भी हमारे यहाँ खाया जाता है। तो गाजर का हलवा भी बहुत ही लाभकारी होता है। और गाजर का पाक इस तरह से बनाया जाता है कि उसको घी में भून करके यदि आप उसको मावे को बहुत ही टाइट कर करके यदि बनाते हैं तो बहुत दिन तक ख़राब भी नहीं होता है। उसका भी आप सेवन कर सकते हैं, तो उससे आप होंगे तंदुरुस्त। तो सब्जी के रूप में, भोजन के रूप में, हलवा के रूप में, मिठाई के रूप में और औषधि के रूप में आइए आप इस गाजर का सेवन करिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए, अपने आप को आप निरामय बनाइए, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है। देश को खुशहाल रखना है, हम सबको निरोग होना है, तो इन उपायों को हमें करना ही होगा। हमारा एक ही उद्देश्य है, हम चाहते हैं कि आप सब तरह से स्वस्थ रहें। और बहुत सारी वनस्पतियां हैं, बहुत सारी औषधियां हैं जिनके विषय में हम बात करते हैं, तो आपको लगता होगा कि एक औषधि के, एक वनस्पति के इतने गुण हो सकते हैं या बहुत सारे वनस्पतियों के वही गुण, वही लाभ हो सकते हैं। दोनों ही बात बिल्कुल सत्य हैं। जितने हमें पता है, जितनी जानकारी हम जानते हैं, वह हम आपको बताने का प्रयत्न करते हैं। जितना हमने बताया उतना तो निश्चित रूप से आप माने कि उतने गुण उन वनस्पतियों में हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे गुण हैं, हो सकता है वो हमारे ज्ञान में ना हो, तो हम अपनी जानकारी को भी बढ़ाएंगे। उसके साथ साथ में आपकी जानकारी को भी हम बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। हमारा एक ही लक्ष्य है कि आपके आसपास, आपके घर आंगन में जो भी चीज़ है, जो भी मिले, उससे आप अधिक से अधिक रोग ठीक कर सकें और आप स्वस्थ रहें, आप निरोग रहें। यही हमारा लक्ष्य है। तो इसी उद्देश्य को लेकर के यह हमारा कार्यक्रम है। तो आप इस कार्यक्रम को देखते रहिए और औरों को भी इस कार्यक्रम के विषय में आप बताइए कि जिससे हमारा पूरा देश खुशहाल हो, निरोग हो, स्वस्थ हो और आनंदित जीवन सभी लोग जिएं। और हम सब लोग प्राचीन काल के अंदर जिस तरह से हर घर में एक जड़ी बूटियों के जानकार और आयुर्वेदिक इन औषधि पौधों के जानकार लोग होते थे, पुनः हमारा देश उसी ऋषि परंपरा में पहुँचे, यही हमारा उद्देश्य है। तो आइए इस मिशन में आप और हम एक होएंगे, तब हम निश्चित रूप से इसको हम पूरा कर सकेंगे। तो फिर और जानकारी और दूसरे पौधों के संदर्भ में फिर हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए विदा। बहुत सारी औषधियों के विषय में हमने आपको बताया और आज हम आपको बताने जा रहे हैं। आपने बहुत सुना है, देखा है, जाना है और जीवन में काफ़ी आजमाया है। इसके परिचय के विषय में, हालांकि इसका जो पौधा है, इसको देख करके आप बेशक इसको पहचान ना पाए, परंतु जब आप इसके कंद को देख लेंगे तो निश्चित रूप से आप इसको पहचान जाएंगे। यह है आलू, जिसको आप पोटैटो या आलू के नाम से जानते हैं। और इसका बॉटनिकल नाम है सोलेनम ट्यूबरोसस की जो प्रजाति है। यह जो पोटैटो है, आलू जो है, वह पूरे देश में नहीं अपितु पूरे विश्व के अंदर प्रयोग किया जाता है। यदि खाद्यान्न के रूप में देखा जाए तो पूरे विश्व के अंदर जो समानता के साथ सेवन किया जाता है, उसको हम इस आलू के रूप में पहचान सकते हैं। यह आप देख रहे हैं, जिस खेत में मैं बैठा हूँ, यह आलू का खेत है। वास्तव में आलू का नाम सुनते ही आपके मन के अंदर चित्र विचित्र बातें आ जाती हैं। फिर मैंने आलू के संदर्भ में काफ़ी अध्ययन किया, क्या वास्तव में आलू हमारे लिए सेवनीय है या असेवनीय है। तो हमने पाया, हालांकि आलू ये हमारे देश का मूल पौधा नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका, इसके मूल उत्पत्ति स्थान अमेरिका है, या दूसरे कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि दूसरे देशों में ये पैदा हुआ, अमेरिका की जगह दूसरे कंट्रियों को मानते हैं। परंतु यह निर्विवाद रूप से इसका जो ऐतिहासिक वृत्त है वो ऐसा माना जाता है कि जो आलू है, आलू की जो उत्पत्ति भूमि है वह भारतवर्ष नहीं है, परंतु आज भारत देश के अंदर एक बहुत बड़ा विभाग इस आलू के लिए कार्य करता है और बहुत सारी संस्थाएं और संगठन भी आलू की प्रजातियों को विकसित करने के लिए, इनको बहुत विभिन्न प्रजातियों और इसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील हैं।
तो हालांकि आलू को लेकर के बहुत सारी हमारे मन के अंदर पूर्वाग्रह और भ्रांत अवधारणाएं भी हैं, तो कुछ हम लोग इसको लेकर के ज़्यादा विश्वास में भी हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं इस आलू के संदर्भ में। परंतु आलू के विषय में बात करने से पहले मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। आलू जो मुझे लगता है, जो मैंने अध्ययन किया है और जो चिंतन किया है, उसके आधार पर ये कह सकता हूँ कि आलू जो है वह इतना दोषयुक्त नहीं है, अत्यंत गुणहीन पदार्थ आलू नहीं है। फिर भी हम बहुत सारे रोगों में, विशेष करके जो आयुर्वेद से जुड़े हुए लोग हैं, उनको जब बात आती है आलू की, तो सबसे पहले हम पथ्य और अपथ्य में आलू को अपथ्य हम मानते हैं, वायुकारक मानते हैं और विभिन्न रोगों में असेवनीय मानते हैं। यह सत्य है कि आयुर्वेद के अंदर इसको कफ कारक माना गया है, मल को बढ़ाने वाला माना गया है। फिर भी विभिन्न स्थितियों में, हालांकि जैसे किसी को किडनी की प्रॉब्लम है या इस तरह की कोई परेशानी होती है, या प्रोटीन वगैरह की ज़्यादा मात्रा की जैसे जिसमें ज़रूरत ना होती है, दालें वगैरह जब बंद कराई जाती है, तो जब स्टार्च की मात्रा शरीर में आवश्यकता होती है, तो कई बार एलोपैथिक में भी आलू के सेवन के लिए वो उनको प्रेरित करते हैं। परंतु जो हमने अध्ययन किया और जो हमने पाया, ये वास्तव में यह आलू इतना गुणहीन नहीं है। आलू को बिगाड़ा है उसके संग ने। जिस तरह से एक दुर्गुणी व्यक्ति के साथ रह करके आदमी गुणवान कभी नहीं रह सकता, इसी तरह से जो आलू है, आलू को जिस तरह से हम तल करके भून करके हम लेते हैं, उससे क्या है कि जो तेल की जो मात्रा है, आलू बहुत ही अवशोषण करता है। तो जो तला हुआ आलू है, जो भुना हुआ आलू है, फिर आपके लिए पॉइजन का काम करता है। इसीलिए कभी भी आलू को तल करके भून करके, और मुझे तो मैं ये कहना चाहता हूँ आज के हमारे विशेष करके युवा वर्ग से और बच्चों से, जो आज बहुत तरह के जो चिप्स और दूसरी जो आलू की जो तली हुई चीज़ें बाज़ार में मिल रही हैं, उससे हमें ज़रूर बचना चाहिए। नाम हम बहुत सुंदर सुंदर रख देते हैं, अंकल चिप्स और दूसरे चिप्स। आपके अंकल आपके अहितैषी नहीं हो सकते हैं, कभी आपके लिए अहितकर चीज़ के लिए कभी आपको प्रेरित नहीं कर सकते हैं। परंतु ये जो तली हुई जो चीज़ हैं, जो इस तरह के जो तली हुई जो आलू और उससे बने हुए चिप्स और दूसरे पदार्थ हैं, वो आपके लिए अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिसर्च हो चुका है कि इस तरह से आलू को तल भुन करके खाया जाता है तो कैंसर होने की पूरी संभावना रहती है। और बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपको आलू को तल करके खाते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस की इंडाइजेशन और गैस्ट्रिक ट्रबल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो जब इतने सारे इसके अंदर हानि होने की संभावना है, तो क्या हम आलू का सेवन न करें? पर मैं कहता हूँ कि आज भी खाद्यान्न के रूप में जहाँ अन्न का अभाव है, जहाँ अन्न की कमी है, जिस देश में कभी अकाल पड़े, तो आलू मात्र एक ऐसा साधन है कि जिसको सेवन करके पूरा मानव रह सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि आलू वह भोज्य पदार्थ है, उसके अंदर वह सामर्थ्य है कि वह आलू जो है आपके जीवन को चला सकता है। तो वो पूरी तरह से गुणहीन कैसे हो सकता है? परंतु यही है कि आलू को कभी हमने स्वतंत्र रूप से इस आलू के गुण को समझने का प्रयत्न नहीं किया। आलू हमें कभी उबले अच्छे ना लगे, आलू कभी भुने हमें अच्छे ना लगे। आप देखेंगे आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में आलू की खेती हम सबको पता है, चाहे वह गंगोत्री और गोमुख की ऊंचाइयों से भी ऊपर की बात हो, बद्रीनाथ से ऊपर माना जो हमारा अंतिम गांव है वहाँ की बात हो, वहाँ भी आलू की खेती होती है। चाहे वो दक्षिण का सुदूर प्रांत हो, चाहे वो हिमाचल या पंजाब हो, कहीं पर भी हो, चाहे वो मैदानी क्षेत्र हो, चाहे वह सर्दी वाला क्षेत्र हो, चाहे वो बंगाल का, मैंने देखा मेदिनीपुर और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा आलू की पैदावार हमारे देश में की जाती है। तो हमने देखा कि आलू
स्वतंत्र रूप से खाने की जगह पर आज हमने आलू के विभिन्न व्यंजनों के नाम पर टिक्की और समोसे हमने खाना शुरू कर दिए। हमने चिप्स बना करके खाना शुरू कर दिए। जो तला हुआ आलू है वह पॉइजन का काम करता है, इसलिए यदि आप तल करके आलू खाते हैं तो आप आलू नहीं खा रहे होते हैं, इसको तेल में तल करके जो तेल जो पॉइजन बन जाता है वह आप अपने अंदर ले रहे होते हैं। इसलिए मेरे भाई आप ध्यान रखें, आलू को आलू रहने दें, आलू को कभी आप इस तरह से जहर ना बनने दें। इसीलिए मैं सभी बच्चों से, ठीक है, प्रयत्न करिए कि दैनिक आहार में बहुत ज़्यादा आलू का सेवन करने से, क्योंकि यह मल की मात्रा को बढ़ाता है, यह आलू जो है शरीर के अंदर आलस्य को बढ़ाता है, यह आलू के स्थूलता को, मोटापे को बढ़ाता है। परंतु कभी कभी यदि उचित मात्रा में आलू का सेवन करते हैं तो वो आपके लिए लाभकारी हो सकता है, आपके लिए गुणकारी हो सकता है, आपके जीवन को स्वस्थ बनाने में सहायक हो सकता है। पर सावधान, कभी भी भूल करके भी चिप्स या दूसरे इस तरह के किसी भी पदार्थ के रूप में आप आलू का सेवन कदापि ना करें, क्योंकि इस तरह से यदि आप आलू का सेवन करते हैं तो वो आपको भयानक नुकसान पहुंचाएगा। आपके पेट के लिए, आपके इंडाइजेशन जैसी बीमारी के लिए आलू बहुत ही अच्छा है। आलू को आप कोयले में भून लें, उस आलू को, उसके छिलके को हटा करके उसको आप थोड़ा सा नमक डाल दें, थोड़ा सा नींबू डाल करके आप उसका सेवन करिए। वह आलू अत्यंत आपको स्वादिष्ट भी लगेगा, वो रुचिकर भी होगा और वो आपके लिए, आपके पेट के लिए, आपके इंडाइजेशन जैसी बीमारी के लिए वो लाभ करेगा। बहुत ही अच्छा है। इसी तरह से आप आलू को उबालते हैं, उबलने के बाद में आलू को आप उसके अंदर, उस आलू में बहुत मिर्च मसाले ना लगा करके सामान्य नमक डाल करके उबले हुए आलू को, वैसे ही जैसे बंगाल वगैरह में आलू चाप वगैरह बनाते हैं, तो इस तरह से आप सिर्फ उसको सामान्य रूप से उबले हुए आलू का सेवन करिए। आलू बेचारा मारा गया गलत संगत की वजह से। इस दुनिया में भी जब आदमी गलत संगत में पड़ जाता है तो लोग उसके गुणों को नहीं देखते हैं, उसके अवगुणों को ही देखते हैं। सही संगत में जाता है तो फिर गुण ही गुण दिखाई देते हैं। तो आलू गलत संगत में पड़ गया, तेल के संगत में चला गया, इसीलिए आलू ज़्यादा बदनाम हुआ। तो हम तेल से आलू को बचा करके रखें। बिना तेल का जो आलू का सेवन है वह आपके लिए इतना कई रोगों में नुकसानदायक नहीं है। इसके अतिरिक्त जो आलू है, आलू तो खाद्य के रूप में फिर वह आपके पौष्टिकता को बढ़ाएगा, आपकी शक्ति को भी बढ़ाएगा, आलू ताकत भी देगा। ज़्यादा आलू खाएंगे तो ज़्यादा आप आलस्य को पाएंगे, कम आलू खाएंगे आप देह में स्फूर्ति पाएंगे। किसी भी पदार्थ का कोई भी डोज होता है तो आलू को आप थोड़ी कम मात्रा में सेवन करें तो उससे शुक्र की वृद्धि होती है। कम आलू खाने से वह पौष्टिकता का काम करता है और ज़्यादा आलू खाने से वह आलस्य को बढ़ाता है। तो आलू का सेवन आप उचित मात्रा में करें। आलू सिर्फ एक भोजन ही नहीं है, भोजन के अतिरिक्त आलू को हम बहुत सारे औषधीय गुणों की वजह से भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं आलू के बीच में हूँ, चारों तरफ आलू है। ये आलू का जो पौधा है, क्योंकि इसका कोई काम हमारे किसान भाई भी नहीं यूज़ करते हैं, बाकी लोगों को तो ये पौधा नहीं मिलता है, हमें तो इसके ये लगे हुए फल ही नसीब हो पाते हैं। अभी ये प्रारंभिक स्थिति में है, आप देख रहे हैं बहुत सुंदर आलू है, ये काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त जिनको कितनी भी भयानक खांसी हो, खांसी के लिए आलू अत्यंत रामबाण है। यदि आप इन पत्तियों को उबाल करके उसको काढ़ा बना करके देते हैं, बहुत ही अचूक औषधि है। और आलू के पत्तियों का काढ़ा भी आप सूप की तरह से इसको पी सकते हैं, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा, बहुत ही लाभकारी होता है। इसके अतिरिक्त जिनको बहुत ज़्यादा खुजली हो, एक्जिमा हो, वहाँ पर भी, हालांकि यूनानी मत के हिसाब से आलू को ही खुजलीकार माना गया है। यूनानी के जो लेखक हैं वो कहते हैं कि ये आलू खून को बिगाड़ता है, परंतु हमने देखा कि यदि आपको खुजली और एक्जिमा है, इन आलू के पत्तियों को पीस करके उसके रस को बार बार उसमें लगाते हैं तो उसको लगाने से एक्जिमा और दाद में इससे लाभ होता है।
तो आप खुजली और दाद में भी इस आलू के पत्तियों को आप पीस करके लगा सकते हैं। इसके अलावा जिनके मुंह में झाइयाँ हैं, कील मुहासे हैं, उनके लिए भी आलू को चंदन की तरह से घिस करके या पीस करके यदि लगाते हैं आप अपने चेहरे पर, तो इससे आप बढ़ा सकते हैं अपने चेहरे की सुंदरता। ये बहुत ही लाभकारी है। तो चेहरे की सुंदरता को बढ़ाना हो, अपनी खांसी को दूर करना हो, अपनी एलर्जिक प्रॉब्लम को ठीक करना हो, तो आप आलू का प्रयोग कर सकते हैं। और जिन लोगों को यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, आलू के पत्तियों को उबाल करके नमक डाल के आलू के पत्तों से सिकाई करने से यूरिक एसिड में लाभ होता है। हालांकि यूरिक एसिड बढ़े होने पर यदि आप सेवन करते हैं आलू का तो यूरिक एसिड बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त यदि कभी जल जाए, मेरी माताएं बहनें किचन में काम कर रही होती हैं, उस समय कभी कभी जल जाता है हाथ वगैरह, उस समय पर आपको बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा आलू को काट लें, काट करके उस जले हुई जगह पर आप लगा दीजिए। आपको दिखाई देगा कि तुरंत आपको जलन से मुक्ति मिल जाएगी। इस जली हुई जगह पर निशान नहीं पड़ेगा, बहुत ही लाभकारी है जलन के लिए। जली हुई जगह पर तुरंत आलू काट करके लगा देने से उससे ठंडक पहुंचेगी, जली हुई जगह पर निशान नहीं पड़ेगा। उसके लिए आप आलू का प्रयोग कर सकते हैं। और यदि किसी तरह से आपको बहुत ज़्यादा आर्थराइटिस है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी है, इंडाइजेशन है, तो कृपया आप आलू के सेवन से आपको ज़रूर बचना चाहिए। बाकी सामान्य स्थिति में आप एक व्यंजन की तरह से आलू का उपयोग बिना तले हुए ज़रूर आप कर सकेंगे। जहाँ तक औषधीय गुणों की बात रही, जैसा कि मैंने बताया आपको, आलू के अंदर बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं, उससे मनुष्य को एक संपूर्ण भोजन के रूप में भी आदमी आलू के द्वारा अपने जीवन को चला सकता है। इसीलिए शायद आलू को फलाहार में भी स्थान दिया गया है। परंतु जैसा कि बहुत सारे जो द्रव्य हैं अपने नहीं संगत के अवगुणों से ज़्यादा जाने जाते हैं, उसी रूप में यह आलू भी है। तो आलू को तलिए नहीं, आलू को भूनिए नहीं, आलू में विविध तरह के मिर्च मसाले और दूसरी चीज़ों से आप आलू को बचाएं और आलू को आलू ही रहने दें। आलू को किसी भी तरह से आप पॉइजन ना बनने दें। कटी हुई जगह पर आलू लगाइए, सूजन में आलू के पत्ते को उबाल करके सिकाई करिए, आप उसके पोल्टिस को बांधिए। और ये पिंपल्स और झाइयाँ हैं, आलू को काट करके आप लगाइए चेहरे पर, उससे भी फ़र्क पड़ेगा। तो यह आलू इन सब कार्यों के लिए बहुत ही लाभकारी है। और इस तरह का जो आलू है जो भून करके खाया हुआ है, वो आपके शरीर को और आपकी आँखों को और आपकी आंतों को ताकत देगा। तो इसकी जो सेवन विधि है, भगवान ने जितने भी पदार्थ दिए हैं संसार में, उन पदार्थों के बहुत सारे गुण हैं। उन गुणों को हम जानें, उन गुणों को हम पहचानें, उन गुणों को पहचान करके उससे लाभ लें, न कि उन गुणों के से वंचित रह करके कहीं हम उनके अवगुणों के द्वारा रोगी न हों। परंतु मेरे बच्चों, मेरे ये सभी युवाओं से सभी नम्र प्रार्थना और आग्रह है कि चिप्स और ये जैसे तली हुई पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह दूसरी चीज़ें और आलू के द्वारा जो तली भुनी चीज़ें हैं, आलू के पराठे हैं, कृपा करके इससे आप ज़रूर बचें, ज़रूर बचें। वह आपके जीवन को नहीं देगा, वो आपके जीवन का हरण करेगा कि कल कहीं बहुत विलम्ब न हो जाए। और आज आप आलू के सेवन को करते समय आलू के गुणों का ध्यान रखें, आलू के अवगुण का भी ध्यान रखें, क्योंकि इसको विकृत करके खाने से इससे आपका सेहत विकृत हो जाएगा। विकृत करके सेवन करने से आपकी जो तंदुरुस्ती है वह विकृत हो जाएगी। इसीलिए तंदुरुस्ती को बना करके रखना हो तो इसकी जो सेवन की जो विधि है उसको सही ढंग से आप सीखिए। और सिर्फ आलू को उबाल करके या भून करके या सामान्य रूप से बिना तेल की सब्जी के रूप में कभी कभी आप खाइए और आनंद से खाइए, रोगों को भी भगाइए। ज़्यादा आलू खाओगे तो फिर यूँ आलू की तरह से गोल गोल हो जाओगे, मोटे हो जाओगे, बेडौल हो जाओगे और रोगी हो जाओगे। और सही ढंग से आलू खाओगे तो रोग से भी बचोगे और आहार की पूर्ति भी हो जाएगी। जिस आलू ने आज भी लाखों लोगों को जीवन और रोजगार दिया है, वह आपको भी जीवन देने वाला बनेगा। तो आइए इसके गुणों को पहचानते हुए, ये आपके ऊपर है कि अब आपको क्या करना है। कल फिर मैं आपको एक और पौधे के संदर्भ में ढेर सारी जानकारी लेकर के होऊंगा आपके बीच। तब तक के लिए आप दीजिए मुझे विदा।
हम अभी आपको एक सुप्रसिद्ध जो हमारे देश के अंदर सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है, ऐसे इस सब्जी के गुणों को बताने के लिए हम खड़े हैं। यह आज आपके लिए सिर्फ एक सब्जी नहीं है, यह सिर्फ भोजन का अंग नहीं है, अपितु आज के बाद यह आपके लिए एक औषधीय पौधा बन जाएगा। इस पौधे का प्यारा सा नाम है करेला। इस करेले को आप देख पा रहे हैं, और मैं तो ये कहता हूँ करेला कड़वा ज़रूर होता है, पर यह आपके जीवन में मिठास को भरता है। आपकी वाणी, आपका व्यवहार यदि कहीं कठोर भी हो, पर वह किसी को पीड़ा देने वाला न हो, यह संदेश देता है यह करेला। ये वास्तव में सुप्रसिद्ध चीज़ है, हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति इसको जानता है। अतः इसके परिचय के संदर्भ में ज़्यादा हम चर्चा ना करते हुए आइए हम इसके कुछ औषधीय गुणों के विषय में चर्चा करेंगे। यह बहुत ही दिव्य गुणों से परिपूर्ण पौधा है। हम जानते हैं कि करेला कड़वा होता है, इसीलिए डायबिटीज़ में काम करता है। एक सामान्य प्रचलन है हमारे यहाँ इस तरह की अवधारणा, परंतु हम यह नहीं जानते हैं कि वह वास्तव में कितना काम करता है। तो आइए हम इसके कुछ गुणों को जानते हैं। ये करेला सिर्फ फल ही नहीं, इसकी पत्तियाँ, इसकी जो पुष्प हैं, फूल हैं, ये संपूर्ण करेला आपके लिए अत्यंत गुणकारी है। किसी को भयानक सर में दर्द हो, यह करेले की पत्तियों को पीस करके यदि आप माथे पर लगाते हैं तो इससे दूर होता है आपका सर का दर्द। सर दर्द के लिए यह बहुत ही अचूक और रामबाण औषधि है। और यह दूसरा काम करता है आपके मुंह के छाले के लिए। मुंह के छाले के लिए बहुत सारे हम उपाय करते हैं, कभी कभी इतने भयानक और ख़तरनाक हो जाते हैं मुंह के छाले, कभी कभी वह कैंसर में भी परिणत हो जाते हैं। आपको उन छालों से अब हताश, परेशान और घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुंह के छाले के लिए यह एक बहुत ही रामबाण औषधि है। इसके रस निकालें, रस निकाल करके या तो आप उसके अंदर जो मुल्तानी मिट्टी होती है, थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी मिला करके इसको पेस्ट कर लें। मुल्तानी मिट्टी यदि उस समय प्राप्त न हो तब भी कोई बात नहीं, आप इसके रस को आप रुई की फुरेरी बना करके, फहाव बना करके रस में डुबो करके उस रुई से मुंह पे जहाँ जहाँ छाले हैं वहाँ वहाँ लगाइए। मुंह के छाले में लगा करके लार को आप बाहर निकालिए। आप देखेंगे इससे मुंह के छाले एकदम आपके दूर हो जाएंगे। यदि मान लीजिए आपके पास यह करेले की पत्तियां नहीं हैं, तो ये करेले का जो छिलका है, ये जो बाहर का जो भाग है, उसका रस निकाल करके भी आप इस लाभ को पा सकते हैं। हालांकि यह इसके पत्तों से थोड़ा सा कम काम करता है। दूसरी बात, करेले की जहाँ तक सब्जी की बात आती है, प्रायः हम उस करेले की सब्जी को तल करके खाते हैं। हम कहीं इस करेले के गुण को समाप्त कर देते हैं। हमने हर चीज़ में स्वाद को ढूंढना शुरू कर दिया। जीवन में स्वाद नहीं, गुणों को भी ढूंढें, यह बहुत ज़रूरी है। जीवन में सुख चाहते हैं, जीवन में शांति चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, तो मेरे पवित्र आत्माओं, जीवन में स्वाद के साथ आप गुणों का भी खोज करें, गुणों की खोज करें, गुणों का अनुसंधान करें, यह बहुत ज़रूरी है। तो करेले के अंदर भी स्वाद न ढूंढते हुए हम इसके गुणों की ओर ज़्यादा अग्रसरित हों। गुणों के लिए इस दिव्य औषधि को हम याद रखें। लोग क्या करते हैं, हमने प्रायः देखा है, हम जब जाते हैं कहीं पर भी, जब भोजन करने को होता है, कभी करेले की सब्ज़ी हो, बाहर के छिलके को भी पूरा उतार देते हैं, अंदर के बीज को भी हटा देते हैं, और बीज का जो भाग बचता है, इतना सा मोटा भाग, उसको तल करके करेले की सब्ज़ी बनाई जाती है। भगवान ने यह अमृत दिया था, इस अमृत को हमने कहीं जहर बना करके हम अपने अंदर, अपने उदर में उसको धारण करते हैं, भक्षण करते हैं, उसका सेवन करते हैं, उसको शायद कहीं हम अमृत को जहर बना करके अपने अंदर डालते हैं। यह ठीक नहीं है। फिर हम क्या करें? मेरी माताएं, बहनें, जो भी इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, सबसे मेरा निवेदन है, करेला यदि पका हुआ है, बीज पके हुए हैं, तो ज़रूर इसके बीज को आप निकालें। बाहर के छिलका को कृपया आप ना उतारें। यदि आपको लगता है कि यह बहुत साफ़ सुथरी जगह से नहीं है, आप गर्म पानी उबाल करके गर्म पानी से अच्छी तरह से धो लें। यदि आपको लगता है कि इसके अंदर फिर भी कड़वाहट बचेगी, उसको नमक के पानी से धो लें। बहुत ज़्यादा देर नमक के पानी में भिगो करके इसको नहीं रखना चाहिए। थोड़ी देर के लिए आप चाहे भिगो करके भी रख दें। इसके अतिरिक्त मैं निवेदन करता हूँ कि कृपया करके आप इस करेले के साथ कोई भी अन्याय ना करते हुए इसकी आप सब्ज़ी बनाएं।
बहुत ज़्यादा तेल न डालते हुए इसको सूखा भून सकते हैं। बहुत कम तेल में धीमे धीमे आंच पर इसको भूनिए। लाल सुर्ख होने के बाद में इसकी जो कड़वाहट है वो कम हो जाएगी, या थोड़ी कड़वी भी रह जाए तो क्या कहना, ये इसका तो यह सहज गुण है ना, वह कड़वाहट आपके जीवन में मधुरता को लाएगा। तो इसीलिए इसको इसके कड़वाहटपन से आप नफरत नहीं, आप प्यार करें। तो सब्जी बनाने की विधि मैंने आपको सिखा दी कि निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि आगे से करेले को तल करके नहीं, करेले को भून करके नहीं, करेले को सेक करके और इसे छिलके और बीज के साथ में आप इस करेले के सब्जी का सेवन करेंगे, जिससे विविध रोगों में यह करेला पेट को साफ करता है। कितने भी भयानक कब्ज हो, यदि मल जमा हुआ है पेट के अंदर, वो मल नहीं निकल पा रहा हो, तो आप करेले की सब्जी का सेवन करते हैं तो उसका पेट पूरा साफ होने लगता है। कितनी भी भयानक कब्ज की शिकायत हो, यह करेला अत्यंत गुणकारी है। और जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा कब्ज की शिकायत रहती है या पेट में बहुत अफारा है, बहुत परेशानी है, कुछ भी नहीं करना, एक चमत्कारिक प्रयोग मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ इस करेले के इतनी सी पत्ती को तोड़ करके उसके मुंह पे रख देना, या मैं यूँ कहूँ कि निकाल करके सिर्फ एक बूंद रस करेले का, एक बूंद, मात्र एक बूंद, जो बच्चे जो अन्न नहीं ले पाते हैं अभी, उनकी जीभ पर रख दें, थोड़ा सा शहद मिला दें, आप देखेंगे पेट का अफारा, पेट की परेशानी और उनको जो इंडाइजेशन और कोई इन्फेक्शन है पेट के अंदर, इससे तुरंत लाभ हो जाएगा। यह बहुत ही गुणकारी प्रयोग है, बहुत चमत्कारिक प्रयोग है। पेट की कृमि के लिए यह बहुत निरापद प्रयोग है। आप इस करेले को और इसके कुछ पत्तियों को, पत्ते उपलब्ध है तो ठीक है, करेले को नहीं तो कच्चे को रस निकाल करके आप गटागट पी जाएं। करेले के जूस को आप स्वाद लेते हुए ना पी करके आप सीधा बिना श्वास लिए पी सकते हैं। तो उससे जो पेट के कीड़े हैं, किसी भी तरह का पेट के अंदर कीड़ा है तो वो सारा निकल जाता है। परंतु इसके एक दोष भी है, बहुत ज़्यादा नहीं सेवन करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो उचित मात्रा है वह लगभग 50 ml से 100 ml तक करेले का रस आप पिएँ। यह एक अनुभूत मात्रा है। इससे जो बवासीर की शिकायत है, पाइल्स की शिकायत है, उसमें भी यह अत्यंत लाभकारी है। तो इससे ख़त्म होगा आपका गैस, आपकी इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन और आपकी पाइल्स की शिकायत। तो यह एक बहुत ही गुणकारी प्रयोग है। मैं एक घटना का उल्लेख करना चाहूँगा। हमारे यहाँ जब आवासीय योग शिविर होता है, श्रद्धेय स्वामी जी जब योग की क्लासेस लेते हैं तो पूरे देश के नहीं अपितु पूरी दुनिया से हमारे पास शिविरार्थी आते हैं। योग सीखने के जिज्ञासु, रोगों से मुक्त होने के जो पिपासु हैं, वो लोग आते हैं। तो हम करेला, खीरा, टमाटर का जूस का सेवन रोगों के हिसाब से दूसरे काढ़े आदि शिविरों में देते हैं। तो लोग सोचते हैं कि तुम करेले का जूस खूब पी लो। जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो 2-2, 3-3 गिलास जूस लगभग कहीं आधा किलो तक भी पी जाते हैं लोग। तो हमने देखा किसी किसी को बहुत भयानक डिसेंट्री हो जाती है, कभी कभी तो ब्लड भी आ जाता है। और इसके अतिरिक्त मधुमेह के लिए, डायबिटीज़ के लिए, डायबिटीज़ में एक करेला, इतना बड़ा करेला हो, ये अच्छा सा साइज़ है, ये थोड़ा छोटा है, ये ठीक ठीक साइज़ है, इतना बड़ा करेला, और एक इतना बड़ा टमाटर और एक मीडियम साइज़ का खीरा। खीरा, करेला और टमाटर, तीनों चीज़ को आप जूस निकाल करके वो जूस में थोड़े नीम की पत्ती, सदाबहार की पत्ती भी आप डालना चाहें उसको डालिए। और यदि आप प्रातः सायं सेवन करते हैं, कभी भी किसी भी जूस को रात को नहीं लेना चाहिए, सायंकाल तक आपको ले लेना चाहिए। ये आयुर्वेद का विधान है, क्योंकि यह भी बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ बहुत दिव्य गुणकारी औषधियाँ तो हैं, पर इन औषधियों को किस समय पर कितनी मात्रा में लेना है यह भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस करेले के जूस को आप सायंकाल को 4-5 बजे तक आप ले सकते हैं, उसके बाद नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उससे इसकी जो प्रकृति है, ज़्यादा मात्रा में लेने पर फिर रात को किसी पित्त आदि की प्रकोपन इससे हो सकता है। तो सायंकाल को आप इसका सेवन सायंकाल तक, या तो सुबह प्रातः खाली पेट सेवन करें, सर्वोत्तम है, या तो नाश्ते के 3-4 घंटे के बाद या रात्रि को भोजन से 3-4 घंटा पहले तक भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। सर्वोत्तम काल तो प्रातः खाली पेट ही है, तो इसका आप सेवन करें तो मधुमेह और मधुमेह जन्य दूसरी जो विकृतियां हैं, दूसरे जो विकार हैं, उसमें भी आपको मिलेगा इससे लाभ। यह एक बहुत ही गुणकारी, बहुत ही दिव्य प्रयोग है। इसके अतिरिक्त जिन माताओं बहनों को पीरियड की गड़बड़ी होती है, इसको ठीक करने के लिए सौंठ, पिप्पल और काली मिर्च,
इसको डाल करके माताएं बहनें यदि करेले के जूस को पीती हैं तो जिनको पीरियड कम होने की शिकायत है, जिनको समय पर पीरियड नहीं होता हो, मासिक धर्म अनियमित हो, अनियमित मासिक धर्म के लिए यह एक बहुत ही गुणकारी और बहुत ही दिव्य प्रयोग है। इसके अतिरिक्त जिन लोगों को किसी भी तरह से चर्म रोग है, चर्म रोगों में क्योंकि यह अत्यंत रक्त शोधक है, या तो करेले का रस या आप सिर्फ करेले के पत्तों का रस 2-3 चम्मच यदि आप नियमित रूप से सेवन करते हैं तो चर्म रोग के लिए यह अत्यंत लाभकारी है। एक्जिमा है, सिरोसिस है और आपके लीवर की प्रॉब्लम के लिए भी यह करेला, आपकी लीवर की जो परेशानी है या जॉन्डिस है, SGOT एसिडिटी अबनॉर्मल है, आपकी लीवर फंक्शन ठीक नहीं है, उस स्थिति में भी यह बहुत ही गुणकारी है। बहुत ही अच्छा यह प्रयोग है। यह एक दिव्य औषधि है। निश्चित रूप से करेला सिर्फ एक सब्जी मात्र नहीं है, करेला कड़वा नहीं है। अब आप समझ गए होंगे, करेला मीठा है, हमारे जीवन के मिठास को ये भरने वाला है। जिनको खाज खुजली दाद है उन लोगों को इन करेले की पत्तियां और थोड़े नीम की पत्तियां को पीस करके यदि आप उस रस से धीरे धीरे मालिश करते हैं तो मालिश करने मात्र से भी आपकी जो खुजली है, जो चर्म रोग है, इस तरह की जो बीमारियां हैं वह ठीक हो जाती हैं। इसका एक और बहुत दिव्य गुण है, जिन माताओं बहनों को डिलीवरी के बाद में कम दूध उतरता है, दूध उतारने के लिए करेला एक चमत्कारिक प्रयोग है। शतावर हालांकि बहुत अच्छा काम करता है, पर करेले की सब्जी यदि आप कुछ दिन खिला देते हैं माताओं को, बहनों को, तो उससे भी स्तन पे दूध उतरने लगता है और उससे जो प्रसूतजन्य व्याधियां हैं, डिलीवरी के बाद में, बच्चा होने के बाद में वो करेले की सब्जी का सेवन करती हैं तो उससे उनका जो अंदर जो भी शोथ होगा, इन्फेक्शन होगा, वो सब तो समाप्त होगा ही होगा। उससे जो बच्चा है वह भी हृष्ट पुष्ट होगा। इसके अतिरिक्त उससे बड़ा लाभ ही होगा, आर्थराइटिस होने की जो संभावना है वह खत्म हो जाएगी, जिससे कि जीवन उनका निरामय और सुखद बनेगा। क्योंकि देश के अंदर हमारी माताएं, लगभग मैं समझता हूँ कि हर चौथी और पाँचवीं माताओं बहनों में से एक को आर्थराइटिस है। एक भयानक महामारी की तरह से आर्थराइटिस की बीमारी बढ़ती ही जा रही है। इसके लिए ज़रूरी है वो करेले की सब्जी का सेवन करें। आयुर्वेद के अंदर कई सारे योग हैं, उसमें भी करेला डाला जाता है। विशेष करके डायबिटीज़ के लिए हम जो बनाते हैं मधुनाशिनी वटी जो होती है हमारी, मधुनाशिनी के अंदर सूखा करेला भी पड़ता है। उसका हम घनसत्व निकाल करके एक्सट्रैक्ट कर करके फिर हम गोली बना कर डालते हैं, जो डायबिटीज़ के लिए बहुत ही कारगर है। इसी तरह से आयुर्वेद के अंदर रक्तशोधक औषधियों में, पेट को ठीक रखने वाले औषधियों में भी करेले का प्रयोग शास्त्रों में वर्णित है। और जिनको घाव है या ठीक ढंग से फोड़ा नहीं फूट पा रहा है, इस करेले की जड़ को घिस करके अब सिलबट्टे पर घिस करके यदि उस जगह पर लगा देते हैं तो इससे वो फोड़ा भी पक जाएगा, निकल जाएगा। और इस करेले की पत्ते को यदि आप थोड़ा गर्म कर करके पुलटिस बांध देते हैं फोड़े पर तो वो फोड़ा पक जाएगा और उससे पस निकल करके वह ठीक हो जाएगा। फोड़े पकाने के लिए, उस पस को निकालने के लिए, दर्द को कम करने के लिए यह भी बहुत कारगर है। जिनको पथरी की शिकायत है, पथरी में भी करेले का रस बहुत कारगर है, बहुत गुणकारी है, उसमें भी इसका आप सेवन कर सकते हैं। इससे पथरी निकलने में भी आपको मिलेगा सहयोग। एक करेला अनेक गुण, विविध तरह से वह बहुत ही लाभकारी पौधा है। इसी तरह से कान के दर्द के लिए अत्यंत गुणकारी है। जिनको कान में दर्द हो, इसके पत्तों का रस निकाल करके ये 4-4 बूंद यदि कान में डाल दें तो कर्ण पीड़ा में तुरंत आपको मिलेगा लाभ। और इन करेले को, इस कच्चे करेले को आप जैसे बैगन का भरता बनाते हैं, इसी तरह से आग में भून करके उसको क्रश कर करके रुई में लपेट करके यदि घुटने पर बांधते हैं, जहाँ सूजन है, जहाँ शोथ है, जहाँ दर्द है, वहाँ बांधते हैं तो आपको मिलेगी मुक्ति। दर्द से तुरंत आपको राहत मिलेगा। कितना गुणकारी है यह, कितना दिव्य है। आर्थराइटिस से बचाएगा आपको करेला, डायबिटीज़ से बचाएगा आपको करेला, किडनी की प्रॉब्लम से बचाएगा आपको करेला, प्रमेह और प्रदर्श को दूर करेगा आपको करेला। यह करेला नहीं, यह वास्तव में एक अमृत फल है, यह अमृत है। तो आइए हम जीवन के अंदर, चाहे वह देखने में देखो कांटेदार है और खाने में कड़वा है, पर गुणों में एकदम कुसुम से भी, एक पुष्प से भी गुणकारी है यह अत्यंत लाभकारी है यह। तो आइए हम इस करेले के सेवन को औषधि के रूप में करते हुए
अपने जीवन को निरामय करें, एक आनंदमय करें और देश के अंदर जो बढ़ती हुई व्याधियां हैं, बीमारियां हैं, अब हम इन व्याधियों और बीमारियों को ठीक करने के लिए दवाइयों की नहीं, हम इन जड़ी बूटियों को औषधि के रूप में, इन साग सब्जियों को हम औषधि के रूप में सेवन करके हम बीमारी से मुक्त होंगे और पूरे देश को रोग मुक्त करने में, इस महाअभियान में, इस युद्ध में हम स्वयं योद्धा बन करके औरों को भी सम्मिलित करेंगे। इसी संकल्प के साथ आइए आज से हम इस करेले का सेवन मस्ती से, आनंद से, चाहे इसकी कड़वाहट को भुला करके इसके गुणों का आस्वाद लेते हुए कल फिर हम आपके बीच में होंगे एक और किसी दिव्य पौधे के साथ।